हरियाणा की राजनीति में जो लगभग सीएम बनने की कगार पर भी थे अनिल विज, वो शायद इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे। अगर वो नहीं है, हो सकता है वो हो भी, लेकिन अगर कि भाई हमें सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। 400 सीटों के ऊपर भी वो सवाल खड़े कर दिए थे कि भले ही मोदी सरकार में ये बात कही जाती रही होगी कि 400 सीट हम जीतने वाले, लेकिन जब अंजाम निकलकर सामने आता है 240 के आसपास सिमटते तो वो ये बात। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव का महासंग्राम तो संपन्न हो चुका है, लेकिन अब तमाम राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां ये आ खड़ी हुई हैं कि आखिरकार आगामी वक्त में होने वाले कुछ राज्य के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से राजनीतिक समीकरण तय किए जाएं। इसको लेकर दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में लगातार सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों समेत 30 नेताओं को यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक झटके में कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा लिया, तो दूसरी तरफ आज पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने यहां पर आदेश जारी किया कि हरियाणा प्रदेश यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। उस मीटिंग में नायब सिंह सैनी और वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की भी जो मौजूदगी देखने को मिली, तो वहीं इसके साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी नजर आए। आगामी चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चाएं की गई। इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 40 विधायकों, उसके साथ साथ 4 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर के सरकार चला रही है, और ऐसे में पार्टी के पास बहुमत स्पष्ट करने के लिए अल्पमत नहीं है। ये दावे लगातार विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। न्यूज़रूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा में आज बीजेपी हाईकमान के आह्वान पर जो है प्रदेश संगठन की बैठक बुलाई जाती है। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहते हैं। नायब सिंह सैनी के यहां पर नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते नजर आते हैं। किस तरीके से देखते हैं आज इस जो बैठक है, इसका क्या निर्णय निकल के आया? देखिए दिनेश जी, आपने देखा बहुत सारे नाम का जिक्र आपने किया, लेकिन मेरे ख्याल से एक नाम जो बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति में, जो लगभग सीएम बनने की कगार पर भी थे अनिल विज, वो शायद इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे। अगर वो नहीं है, हो सकता है वो हो भी, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ से हरियाणा में बीजेपी में एक बड़ी उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि अनिल विज एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। उनके बिना आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी की जो हालत इस समय है वो और भी खराब हो सकती है, क्योंकि आपने देखा लोकसभा चुनाव में 10 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन बमुश्किल वो 5 सीटें बचा पाए। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि जो ये फाइट है, जो कह सकते हैं टकराहट है, वो इतनी बड़ी है कि यहाँ से अब बीजेपी के लिए अपनी सरकार को बचाना कोई आसान बात नहीं होने वाली है, आसान काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अनिल विज जिस तरह के बड़े नेता हैं उनको साथ लेकर चला जाना चाहिए। लेकिन साथ में आपने शुरुआत में कहा कि नायब सिंह सैनी ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर अब हरियाणा में चुनाव लड़ा जाएगा, या वो मुख्य चेहरा होने वाले हैं। आप जरा मुझे बताइए, 3 महीने पहले, 1 महीने पहले आप एक आदमी को सीएम बनाते हैं, फिर उसको एक मुख्य चेहरा बना देते हैं, क्या कहीं से बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी नहीं उठेगी? आप जरा गौर करिए, राव इंद्रजीत क्या बात कह रहे हैं? यही बात कह रहे हैं कि भाई मेरे पास इतने विधायक है, आप मुझे छोड़कर किसी और पर दाव लगाओगे। तो अब ये देख के चलिए कि यहाँ पर जो बीजेपी के अंदर खाना है, आपस में माहौल बिगड़ना तय मानकर चलिए, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उठाना चाहेगी, क्योंकि वो भी लगातार सत्ता में आने को तरस रहे हैं। 10 साल हो गए जब सत्ता से वो बाहर है, ऐसे में उनके पास एक बड़ा मौका है कि यहाँ पर सत्ता में आया जाए। लेकिन फिलहाल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वो नजर आए, लेकिन एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया गया। वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो दक्षिण हरियाणा की 15 विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। जी हाँ, जिक्र कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह का। इस बैठक से नदारद नजर आए, क्या संकेत माना जाएगा सर? यहाँ पर 2 बड़े नाम, जो आपने दूसरा नाम भी जोड़ दिया राव इंद्रजीत का, और देखिए अगर वो नहीं है तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत ये बात कहते रहे हैं कि भाई मेरे पास में कम से कम 30 से 40 विधायक है, मैं जब चाहूं जैसे चाहूं सरकार बना भी सकता हूं, सरकार बिगाड़ भी सकता हूं। इसलिए मुख्यमंत्री के चेहरे का पहले अनाउंसमेंट होना चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री बनने लायक कोई सबसे मजबूत और उपयुक्त चेहरा है तो वो मेरा यानी राव इंद्रजीत का है। तो आप समझ सकते हैं कि नायब सिंह सैनी का जिस तरह से अमित शाह की अगुवाई में। लेकिन अमन सर, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा मैं, ओबीसी वोट बैंक को साधने की एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के चेहरे को सामने रख करके साधने की प्रयास कर रही है, लेकिन राव इंद्रजीत
सुरजीत सिंह भी ओबीसी वोट बैंक से आते हैं, तो आखिरकार ये क्या टकराव दोनों के बीच में देखने को नहीं मिलेगा? वही हो रहा है कि आप देखिए बीजेपी भी अब शायद अपने उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनको संभाल नहीं पा रहे। आप देखिए राव इंद्रजीत एक बड़ा नाम है, बड़ा कद है, बड़ा रुतबा उनका है, और किस तरह से गुरुग्राम सीट उन्होंने जीती है, इसके बावजूद भी उनको वो रुतबा, वो कह सकते हैं पद और कद नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार है। इसीलिए बारंबार वो ये बात कहते रहे हैं कि भाई हमें सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। 400 सीटों के ऊपर भी वो सवाल खड़े कर दिए थे कि भले ही मोदी सरकार में ये बात कही जाती रही होगी कि 400 सीट हम जीतने वाले, लेकिन जब अंजाम निकलकर सामने आता है 240 के आसपास सिमटते तो वो ये बात कहते हैं कि उन्हें पहले से पता था। तो आप ये देखिए अंदर खाने में अगर स्थिति ऐसी बनी रहती है तो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा चुनाव में फाइट करना। अब ऐसे में किरण चौधरी बीजेपी में पहुंची है, क्या पहले से ही इतना अंदर जो है घमासान मचा हुआ है? क्या किरण चौधरी के जाने से, पहुंचने से बीजेपी के जो नेता है वो नाराज नहीं होंगे? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं ऐसे में। लेकिन साथ में राव इंद्रजीत को बुलाया जाना चाहिए था। अगर उनको दरकिनार किया गया है तो आप ये मानकर चलिए कि विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ बीजेपी के अंदर कोई बड़ा खेल भी हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर कुमारी शैलजा को लेकर के आखिरी सवाल ये रहेगा कि हुड्डा के खिलाफ कहीं ना कहीं ये गुट तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भी सत्ता के यहाँ पर दहलीज तक पहुंच पाएगी? देखिए बिल्कुल, और किरण जो शैलजा की आप बात करें, जाहिर बात है कि देखिए ग्रुप में अगर बटे रहेंगे तो आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप देखें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम सीटों पर प्रचार प्रसार किया, लेकिन शैलजा की सीट पर प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचे। इसके अलावा बाद जब जो 5 लोग जीतते हैं उसमें से 4 को बुलाते हैं, शैलजा को नहीं बुलाते पीसी में। तो ये तमाम जो सारी बातें हैं ये बताती हैं कि अगर कांग्रेस ने भी अपना अंदर खाना ठीक नहीं किया तो उनके लिए भी मुश्किलें आसान नहीं होने वाली हैं। एक बड़ा मौका कांग्रेस के पास जरूर है, जहां पर किसान नाराज है, तमाम युवा नाराज है, बेरोजगारी चरम पर है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दांव चल सकती है। लेकिन अगर अंदर खाने में स्थिति ऐसी बनी रही तो दिनेश जी मुझे ऐसा लगता है कि जो ख्वाब कांग्रेस पार्टी देख रही है वो सिर्फ उनके लिए ख्वाब रह जाए, क्योंकि हरियाणा को साधने के लिए सबको मिलकर चलना पड़ेगा। अब ऐसे में पार्टी आलाकमान क्या फैसला करती है, क्योंकि सीएम बनने को लेकर दिनेश जी शैलजा का नाम भी सामने आता रहा है। बिल्कुल, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद हैं। इन बड़े चेहरों की गुटबाजी से कहीं ना कहीं पार्टी संगठन को लगातार खामियाजा भी भुगतना पड़ता रहा है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि 2019 के बनस्पत यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है, आधे हरियाणा पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब देखना यह होगा कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक ट्रंप कार्ड खेलने की कोशिश की है, 50,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया है। तो क्या इसी आधार के ऊपर हरियाणा के युवा वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है? और क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बड़ा यहाँ पर अपना तीर तरकश से निकालकर हरियाणा की राजनीति को साधने का प्रयास करेगी? फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।